इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना से परेशान देश के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस वायरस से छुटकारा कब मिलेगा। आखिर 1.25 साल से तबाही मचा रहे कोरोना का संकट कब खत्म होगा? कब आएगी वो तारीख जब अमेरिका की तरह इंडिया भी मास्क फ्री होगा? क्या 31 दिसंबर तक भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आज कोरोना कंट्रोल कॉन्फ्रेंस में देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के 3 बड़े डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर अमलेश सेठ, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर डोडुल मंडल और एम्स के डॉक्टर संजय वधवा। डॉक्टर सेठ, पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार क्या 31 दिसंबर तक कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए, ये भविष्यवाणी करना तो बहुत मुश्किल है, मगर जितने भी पैंडेमिक रहे हैं वो टाइम से खत्म तो होते ही हैं और ज्यादा हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम इस पैंडेमिक से मेजर तरीके से छुटकारा पा पाएंगे। और कुछ नहीं तो जितना इस समय ज्यादा है, इसे बहुत कम होने की काफी ज्यादा उम्मीद है। जी डॉक्टर मंडल, क्या आपको लगता है कि कितने महीने बाद इंडिया मास्क फ्री हो सकता है जैसे अमेरिका हुआ? डॉक्टर शेठ ऑलरेडी आपको जवाब दे दिया है कि ये भविष्यवाणी है और भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। इसका एक और रीजन ये है कि तो मास्क उतारने से पहले हमें कोरोना से पूरा फ्री होनी चाहिए। इस टाइम पे दुनिया में कम से कम 10 से 11 कंट्री में 4th वेव चल रही है। तो अगर ये साथ हमारे कंट्री में भी होती है तो 3rd वेव, 4th वेव, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना ज्यादा जरूरी है। हम ये इस टाइम पे रिकमेंड करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि अभी से हम मास्क उतारने के बारे में ज्यादा ना सोचें और डिस्टेंस और मास्क पहन के ही रहना पड़ेगा। इसको हम अभी एक्सेप्ट कर ले और इसके साथ आगे बढ़ें। जी डॉक्टर वाधवा, आपको क्या लगता है कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन लग जाएगी? इतनी वैक्सीन का प्रोडक्शन हो जाएगा? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई है डॉक्टर वाधवा तक। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर वाधवा, आपके पास हम फिर से आते हैं। डॉक्टर सेठ, ये आवाज बताइए। हाँ, वैक्सीन तो उसका तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने का प्लान है और जैसे प्लानिंग है दिसंबर तक डेफिनेटली इंडिया में बहुत सब तकरीबन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाना चाहिए। ऐसा प्लानिंग तो डेफिनेटली है और इस तरफ बहुत काम हो रहा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो पाएगा। जी डॉक्टर वाधवा, आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि बात सिर्फ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन की ही नहीं है, हालांकि ये एक बड़ी चैलेंज है हमारे सामने। उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात समझनी है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, अमेरिका या ऐसे कई मुल्कों से बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ की आबादी। तो उसको पहुंचना, वैक्सीन सबको लगाना, ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम मुश्किल से इनिशियल हेजिटेंसी से पार पा चुके हैं। लोगों में अब उत्साह जाग रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए। भारत सरकार की योजनाएं भी हैं, जैसे उन्होंने 45 साल से बड़ी उम्र के लोगों को पहले वैक्सीन में शामिल किया। अब 18 से 44 साल के लिए चल रहा है प्रयास। उसके बाद 18 साल से कम वालों का भी आएगा। लेकिन भारत में 18 साल से कम आबादी के भी बच्चे बहुत ज्यादा हैं और कई देशों की तुलना में, जैसे इंडिया इज कंसीडर्ड ए यंग कंट्री। भारत में 30 साल से कम आबादी के बहुत लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज से घबराते नहीं हैं। योजना बनाकर इस चैलेंज से पार पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सारे प्रयास एकजुट होकर रहेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। जी डॉक्टर मंडल, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा आपको लगता है कब तक है, हमारे ऊपर रहेगा? कुछ कंट्री ऑलरेडी तीसरी वेव क्रॉस कर चुके हैं और जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं उसके हिसाब से कमिंग विंटर में हम इसके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें प्रिपेयर्ड भी उसके हिसाब से रहना चाहिए। जी डॉक्टर सेठ, कोरोना से पहले आपको क्या लगता है, गांव पहले इससे फ्री हो जाएंगे या फिर शहर? देखिए, जैसे स्प्रेड हुआ, जैसे पिछले साल स्प्रेड हुआ, पहले शहरों में हुआ, फिर गांव में हुआ, फिर शहरों में बैठा, उसके बाद गांव में बैठा, और पूरी दुनिया का जहां तक हम लोग सीन देखते हैं, जहां पे पहले आया है वहां पे आहिस्ता आहिस्ता पहले ही गया है और जहां जितनी स्पीड पे आया उतनी स्पीड से कम भी हुआ है। तो उस हिसाब से पहले हमारे जो बड़े शहर है दिल्ली, बॉम्बे, जहां पे सबसे ज्यादा फैला,
इनमें कम होगा, उम्मीद यही है। और उसके बाद फिर अब जहाँ गांव में अब फैल रहा है तो गांव में इसके बाद कम हो जाना चाहिए। अच्छा। और उम्मीद अगर हम प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन और चेन को ब्रेक करना जो है ना बहुत जरूरी है। जहां जहां पे मरीज है वहां से आगे स्प्रेड होना जो है उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम चेन को स्प्रेड जल्दी रोक पाए तो हम सब जगह उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे गांव हो या शहर। डॉक्टर वाधवा, जिस तरह से हमने सबसे पहले सवाल यही जानना चाहते हैं कब तक इंडिया मास्क फ्री होगा। जैसे अमेरिका में 46% लोगों को कंप्लीट डोज लगा, वहां पर मास्क फ्री हो गए। यूके में 56% लोगों को वहां पर पॉपुलेशन के लग चुका है डोज, लेकिन वहां पर अभी तक इस तरह से हुआ नहीं है। ये डिफरेंस क्यों नजर आता है? देखिए, हर देश की अपनी अलग अलग नीति है और भारत में तो अभी लगभग 3% ही लोग वैक्सीनेट हुए हैं शायद। जब हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो इसमें मैं चाहता हूं ये समझना जरूरी है कि दोनों डोज जिनको लग चुके हों। दूसरा, हमारे देश में थोड़ी सी एक टेंडेंसी है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की। मेरा यह सुझाव है कि हमें इससे बचना है, हमें अपने प्रयास जारी रखने हैं। अभी हमें मास्किंग पे जोर देना है, ना कि इस बात पर कि हम मास्क से कितनी जल्दी छूट जाएंगे। कुछ दिन पहले तक सीडीसी की गाइडलाइंस थी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है उनको भी मास्क पहनने की जरूरत है। मास्क कौन से प्रकार का पहनना है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या है, हम कितने लोगों के संपर्क में हैं उस समय, उस जगह वेंटिलेशन कैसा है, उसमें क्या कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है हमारी कंपनी में। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। मास्क इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लोगों को यह समझना चाहिए कि बिना मास्क के जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है, बहुत भयंकर है, बहुत गंभीर है। मास्क पहनना थोड़ा सा किसी के लिए इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो बचाव के बाकी साधन हैं उन पे भी पूरा ध्यान देना है। अब हमें ये अच्छा है कि एक हमारे पास एक और कवच बन गया है बचाव का, और वो है वैक्सीनेशन। बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, एक चीज बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई है, एम्स में पता लग रहा है कि अब जो 18+ से नीचे यानी कि 2 साल से लेकर 18 तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो शुरू होने जा रहा है। बच्चों के लिए वैक्सीन हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं आ जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चों के ऊपर भी खतरा है। देखिए, वैक्सीन तो अवेलेबल है मगर बच्चों के ऊपर ये स्टडी नहीं हुई है और ज्यादा उम्मीद है कि ये वैक्सीन बच्चों में भी सेफ होंगी। पर बच्चों के लिए रिकमेंड करने से पहले साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है और बच्चों में पहले एक साइंटिफिक मोड में, एक स्टडी मोड में उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। और अगर उसमें सेफ्टी पाई जाती है और ज्यादा उम्मीद है कि सेफ्टी पाई जाएगी तो फिर बच्चों में भी ये यूज हो पाएंगे। और एक बात मैं दोबारा कहना चाहूंगा जो अभी डॉक्टर वाधवा ने कही कि देखिए, वैक्सीन एक कवच है, मगर अगर हम एक कवच डाल लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर तरीके से हर खतरे से सुरक्षित हो पाए हैं। उससे हमें काफी प्रोटेक्शन मिलती है, मगर हर चीज का जरूरी है। हमें डिस्टेंस मेंटेन करना, हमें हाथ की सफाई मेंटेन करना, मास्क मेंटेन करना, ये हर तरीके से हमें अपना, अगर किसी चीज से 50% बचाव होता है, किसी और चीज से 50% बचाव होता है, तो दोनों मिलाकर 75% बचाव होता है। और अगर हम 3 या 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बचाव 90% तक पहुंच जाता है, 95% तक पहुंच जाता है। 100% तब भी नहीं बचाव हो पाएगा। तो इसलिए हमें हर चीज का इस्तेमाल करना है। हर चीज का एक एडिटिव या एडिशनल या एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है और हर बेनिफिट का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर मंडल, मास्क को लेकर बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं, लेकिन मास्क को लेकर भी कई लोगों के अंदर एक भ्रम भी पैदा होता है कि 2 सर्जिकल मास्क पहन ले या कि एक हमको कॉटन का या कपड़े का मास्क पहने उसके साथ, या N95 मास्क पहने, डबल मास्क पहने। ये क्या है, मतलब क्या करना चाहिए? जो आप गाइडलाइंस देखेंगे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, उनके लिए हमेशा रिकमेंडेड है कि N95 मास्क टू कीप देम सेफ। कॉमन पीपल, कॉमन पॉपुलेशन जो है उनके लिए रिकमेंडेड है एटलीस्ट 3-ply सर्जिकल मास्क या फिर प्रॉपर क्लॉथ मास्क फॉर इंडोर यूज। बाहर जाते वक्त क्लॉथ मास्क की कितना वैलिडिटी है या फिर उससे कितना प्रोटेक्शन मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो एटलीस्ट गुड क्वालिटी 3-ply सर्जिकल मास्क फॉर आउटडोर यूज बेटर होगा। एंड हेल्थ केयर वर्कर जहां पे जो कि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए N95 मास्क रिकमेंडेड होगा। सीडीसी का जो गाइडलाइन है प्रॉपरली फिटेड N95 मास्क बहुत ही अच्छे हैं और उसके ऊपर कुछ पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप रिसेंटली पब्लिश डॉक्टर एंटोनी फॉसी का फोटो अगर देखेंगे न्यूज़पेपर में
N95 के ऊपर से क्लॉथ मास्क पहन के बैठे हुए थे। तो ये गाइडलाइन और प्रैक्टिस पे काफी वेरिएशन होती है। बेस्ट इज टू कीप योरसेल्फ सेफ, जितना पॉसिबल है आप एक N95 मास्क पहनिए। अगर आपको उसके ऊपर से विदाउट एनी डिफिकल्टी आप एक कपड़े के मास्क पहन सकते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं है एटलीस्ट, बट कम से कम ये आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन हो रहा था मास्क उतरने के बारे में, मैं थोड़ा इसमें ऑब्जेक्शन है कि हम बहुत जल्दी मास्क उतरने के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेशन भी हो रही है। तो आज के वैक्सीन 6 महीने के बाद कितने इफेक्टिव रहेगा, 4 महीने के बाद कितने इफेक्टिव रहेगा, किसी को भी पता नहीं। कोविड में एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पिछले 1.5 साल से कि कोविड के बारे में हम अभी भी हमारा लर्निंग फेज का बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। पूरा दुनिया कोविड सीख रहे हैं, और इतना जल्दी सीखने से पहले ही हम उसके बारे में फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे तो वो सेफ नहीं रहेगा। सो सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर यूज ऑफ मास्क, सैनिटाइजेशन, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें इसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना भी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर बादवा, जिस तरह से डॉक्टर मंडल ने कहा, क्योंकि अमेरिका में 46% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है फुल, और उनको वहां पर बिना मास्क के जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन यूके ने ऐसा नहीं किया 56% होने के बावजूद भी। लेकिन जिस तरह से म्यूटेंट्स आ रहे हैं, जो लोग फुली हो चुके हैं पूरी तरह वैक्सीनेट, क्या वो भी बिना मास्क के जा सकते हैं? क्या उनको इन्फेक्शन नहीं होगा? ये प्रूव्ड है? ऐसा नहीं है। जिन लोगों को दोनों डोज वैक्सीन के लग चुके हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि उनमें कितनी प्रतिरोधक क्षमता है और वो कितने समय तक बनी रहेगी। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता है, लास्ट डोज ऑफ वैक्सीन के बाद प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। तो हमें यह देखना है कि ना सिर्फ उस व्यक्ति में एंटीबॉडीज डेवलप हों, बल्कि वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हों और वो सफिशिएंट मात्रा में हों, तभी वो बचाव हो पाएगा उस व्यक्ति का। बिल्कुल। सिर्फ वैक्सीन लगवा ली बिना ये जाने कि उस व्यक्ति की बॉडी का रेस्पॉन्स क्या है उस वैक्सीन को प्रतिरोधक क्षमता के मामले में, तो हम जल्दबाजी करेंगे, हम अपने आप को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देंगे। मैं चाहता हूं कि हमें इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, सिर्फ पूरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल फॉलो हो, बल्कि उसके अलावा जो जो रिकमेंडेशन है, सावधानियां हैं, बचाव के उपाय हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सेठ, एक जो वैक्सीनेशन हमको लग गया, तो क्या हर साल अभी लोगों को इसी तरह से 2 डोज लगाने पड़ेंगे? एक जो दूसरा गैप को भी बढ़ा दिया गया है, इसको लेकर भी लोगों के अंदर कई तरह सवाल हैं। देखिए, ये वायरस का म्यूटेशन कब होगा, क्या होगा, ये नहीं मालूम। ऑलरेडी इतने म्यूटेंट स्ट्रेन्स हमारे सामने आ चुके हैं, और फॉर्चुनेटली जो अभी हमारे वैक्सीन हैं वो इन म्यूटेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं, और फ्यूचर में जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आएंगे, ये वैक्सीन उनके अगेंस्ट इफेक्टिव रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी बताना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए जिनके अगेंस्ट ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं हुआ, तो नया वैक्सीन भी बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर इम्यूनिटी कम होती, जैसे और ये भी मैटर अंडर स्टडी है कि 4 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 8 हफ्ते का गैप होना चाहिए, 12 हफ्ते का गैप होना चाहिए, और अलग अलग वैक्सीन में भी अलग अलग आ रहा है। अब तो जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो सिर्फ एक ही डोज आती है जी, और बाकी जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है उनमें 2 डोजेस चाहिए जी। और कोविशील्ड में अलग अलग तरह की स्टडी आ रही है कि 4 हफ्ते में ज्यादा अच्छा आता है के गैप पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, या 8 हफ्ते के गैप पे ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आता है, या 12 हफ्ते के गैप पे रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, और इसके अलावा हर इंसान का रिस्पॉन्स वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर 90% में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% में रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। 10% लोग फिर भी ऐसे रह जाएंगे जिनमें अच्छी इम्यूनिटी पूरी वैक्सीन के बावजूद भी नहीं डेवलप होगी। तो हमें जो है हर तरीके से पूरे तौर से हर मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर एक्सीडेंट से बचने के लिए आप सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से चलाते हैं, रोशनी अच्छी होनी चाहिए, कार की लाइट होनी चाहिए, उसके बावजूद भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास यानी कि जो भी ऑप्शन है कोरोना से बचने के लिए, चाहे वो वैक्सीन हो, उस पर हमें ध्यान देना है। साथ ही साथ जो प्रिकॉशंस है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क हो, उसको हमें मेंटेन करना है। क्योंकि अभी तक यही कहना है कि जब तक आपकी जनता यानी कि पॉपुलेशन का कम से कम 60% से ज्यादा वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती है, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि बिना मास्क के कहीं पर जा सकते हैं। और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक नेचुरल जो एंटीबॉडीज पैदा होती है वो भी होना जरूरी है, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं। फिलहाल हमें वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है और साथ ही साथ मास्क पहने रहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
अब कोरोना को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ अहम जानकारी दी है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।